हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र खाती सीआरपीएफ पर। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था एससीएम एएसआई स्टेनो सीएपीएफ के लिए जो एलडीसी का यहाँ पर फॉर्म निकला हुआ है उसके लिए, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर लेके आए हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें से 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं हिंदी के। तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, चलो उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तो यहाँ पर आंसर है बहन। और बात करें हम बिंदु की, तो बिंदु जो है, बिंदु का तद्भव रूप होता है बूंद। बिंदु का तद्भव रूप होता है बूंद, ठीक है। और वहीं हम बात करें बाहु की, तो बाहु बाहु का जो तद्भव रूप होता है वो होता है बाँ। और बंधन का जो तद्भव रूप होता है वो होता है बांधना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पावक का सही संधि विच्छेद रूप चुनिए। तो यहाँ पर होता है पौ धन अक बराबर जो है पावक होता है। तो पावक किस प्रकार से होता है, यहाँ पर कौन सी संधि इसमें हुई है, तो यहाँ पर अयादि संधि हुई है। तो इसके बारे में आपको बता दूं, जब ए ऐ और ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो ऐ आई और औ आव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अंतरंग शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो अंतरंग, सबसे पहले अंतरंग का आंसर तो बहिरंग है, लेकिन अंतरंग का जो अर्थ होता है वो होता है घनिष्ठ या फिर भीतरी अंग, ठीक है। और वहीं बहिरंग जो इसका विलोम है तो इसका अर्थ होता है बाहरी अंग या बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंतरंग का विलोम हो जाएगा बहिरंग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी नींद सोना या अपनी नींद सोना और अपनी नींद जगना। तो इस लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो अपनी नींद सोना और अपनी नींद जगना का अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्र होना, ठीक है। तो इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र होना। और वहीं हम बात करें निकम्मा होना, तो निकम्मा होना जो है इसके लिए लोकोक्ति होगी बेकार से बेगार भली। तो इसका जो लोकोक्ति इसके लिए होगी वो है बेकार से बेगार भली। और वहीं हम बेपरवाह होना की बात करें तो बेपरवाह होना जो है इसके लिए मुहावरा यूज होगा। तो मुहावरा कौन सा यूज होगा, तो चीन की दुकान में बैल, यानी कि बेपरवाह होना मतलब चीन की दुकान में बैल, चीन की दुकान में बैल है तो यानी कि बेपरवाह है, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। वहीं हम बात करते हैं स्वार्थी होना, तो स्वार्थी होना जो है ये मुहावरा है। तो इसके लिए क्या होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि स्वार्थी होना। और वहीं हम बात करते हैं पूर्ण स्वतंत्र होना की, तो पूर्ण स्वतंत्र होना के लिए एक और लोकोक्ति यहाँ पर यूज हो सकती है। एक तो ये जो आपने यहाँ पर देखा कि अपनी नींद सोना अपनी नींद जगना, और इसके अलावा भी दूसरी लोकोक्ति यूज हो सकती है, वो है अपनी पगड़ी अपने हाथ, ठीक है। तो ये भी, इसका भी सेम ही अर्थ होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो श्रमदान का सही समास विग्रह क्या होगा। तो श्रमदान का सही समास विग्रह जो होगा वो होगा श्रम का दान। तो श्रम का दान में कौन सा जो है यहाँ पर समास है उसकी हम बात करें तो श्रम का दान में जो है आएगा, अगर ये पूछ लेता है कि श्रम का दान में कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में समास करने के बाद कारक चिन्ह यानी कि का के की का जो है क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि वो गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का हो जाएगा राजा का पुत्र। तो वैसे ही कनक घर, ठीक है। तो कनक घर में क्या होगा, कनक का घर, यानी कि कनक का अर्थ होगा सोना, यानी कि कनक का घर। तो यहाँ पर का लोप हो रहा है। वैसे ही गोबर गणेश, तो गोबर का गणेश, तो का क्या हो रहा है, यहाँ पर लोप हो रहा है। तो इस प्रकार से होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है। इसमें कौन सा जो है संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा आवर्तीवाचक। तो आवर्तीवाचक होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जो है ये होते हैं दो प्रकार के, एक हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है गणनावाचक विशेषण, जिसमें क्या होता है 1 2 3 इस प्रकार से आएगा, वो होता है गणनावाचक विशेषण। अब दूसरा हम बात करते हैं क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक जो होगा उसमें क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा इस टाइप से जिसमें रहेगा वो हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में आएगा आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में क्या होगा, दूनी चौगुनी जैसे इसमें दिया हुआ है, तो ये हो गया आवर्तीवाचक। अब हम बात करते हैं समुदायवाचक। तो समुदायवाचक में क्या होगा, किसी समुदाय को जो है वो बताएगा, जैसे दोनों बहनें,
ठीक है। प्रत्येक बोधक में क्या होगा, प्रत्येक बोधक पांचवा है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक में या तो प्रत्येक, प्रति, प्रत्येक, प्रति या हरेक या एक एक, इस टाइप से लिखा होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, तो स्वर्ग प्राप्त में जो समास है वो है कर्म तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर स्वर्ग को प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास है। समास जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समास। तो समास के 6 भेद होते हैं, 6 में से पहला है तत्पुरुष, और दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास, और छठा है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये हो गए। अब तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास जो है इसके 6 भेद हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, जिसमें आता है कौन सा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्म में को जिसमें आता है बीच में, जैसे कर्म स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त का समास जो है कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें स्वर्ग प्राप्त बराबर स्वर्ग को प्राप्त होता है, यानी कि को का यहाँ पर लोप हुआ है, यानी कि कर्म तत्पुरुष है। वैसे ही करण, करण में क्या आ जाएगा, से और के द्वारा जहां पर होगा, और यहाँ पर मेल होने का जो है यहाँ पर वो होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हस्तलिखित, हाथों से लिखित, मतलब दो चीजों का जहां पर मेल होगा वहां पर करण होगा। और उसके बाद आता है संप्रदान, संप्रदान में के लिए जहां पर आएगा तो वहां पर संप्रदान होगा। और जहां पर अपादान, अपादान यानी कि अपादान का मतलब भी से है और करण का मतलब भी से है। तो करण वाले में मैंने आपको बताया कि दोनों का मेल होता है, यहाँ पर अपादान में अलग होने का भाव मिलता है। यानी कि जैसे कि देश से निकाला, देश से निकाला यानी कि देश निकाला, देश से निकाला यानी कि देश निकाला, यानी कि दोनों अलग हो रहे हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि उस पथ पर नहीं आ रहा है, पथ से भ्रष्ट हो गए, यानी कि अलग अलग हो गए दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अब संबंध, संबंध में आपको पता है का के की जहां पर आएगा वहां पे संबंध होगा। अधिकरण, अधिकरण में मैं और पर जहां पर आपको दिखाई देगा वो हो जाएगा अधिकरण। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कनक का मतलब होता है सोना, धतूरा, गेहूं, ये सब क्या है, कनक का अर्थ अनेकार्थी है। ठीक है, अब तो रेणु जो है वो नहीं है। रेणु का मतलब क्या है, तो रेणु का मतलब है धूल, बालू, परमाणु, रेत, पराग और कणिका जो है ये रेणु का रेणु के अनेकार्थी हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से गरल का विलोम शब्द है। तो गरल का विलोम शब्द है यहाँ पर सुधा। ठीक है, गरम, गरल का जो विलोम शब्द है वो है सुधा। और गरल जो है, गरल का अर्थ होता है जहर या विष, वहीं सुधा का अर्थ होता है अमृत। ठीक है, तो सुधा का अर्थ हो जाता है अमृत, वहीं गरल का अर्थ होता है जहर या विष, इसीलिए गरल का विलोम है सुधा। अब हम बात करते हैं जल की। तो जल जो है इसका इसका जो है विलोम होगा थल, और या फिर जल का विलोम हो सकता है अग्नि। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं विष की। तो विष का विलोम होगा अमृत, और ठंडा की हम बात करें तो ठंडा का विलोम होगा गर्म। ठीक है, वहीं हम जो है जल के पर्यायवाची की हम बात करें तो इसके पर्यायवाची होंगे पानी, नीर, वारी, अंबु, सलील, पय, अमृत और तोल। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा विकल्प जो है वात बात का युग्म सही सही अर्थ युग्म है। ठीक है, तो एक होता है वात और एक होता है बात। वात का अर्थ है हवा, बात का अर्थ है वचन। तो वहीं हम बात करते हैं, वात का अर्थ होता है हवा या फिर वायु। ठीक है, और वहीं बात का अर्थ होता है वार्ता, वक्तव्य या बोली या फिर वचन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राम कहानी में कौन सा समास है। तो राम कहानी में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका तत्पुरुष, यानी कि राम की कहानी, राम कहानी बराबर, यानी कि इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा राम की कहानी। तो यहाँ पर का के की जहाँ पर आता है वहां पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर होगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। वैसे तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के अंदर भी अगर पूछ लेता है तो आ जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। और यहीं पर हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्ययी और सामासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है, जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है, बेरहम, बिना रहम के, आजन्म, जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, वहीं हम द्वंद्व की हम बात करें तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, भला बुरा या दो चार। और जब हम उसको समास विग्रह करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, माता पिता की जगह माता और पिता हो जाता है, यानी कि उसमें बीच में जो और है, और का लोप हो जाता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं।
ठीक है। तो जैसे लाभ, लाभालाभ, लाभ लाभ, ठीक है, लाभ और लाभ। तो और जो है इसमें और का लोभ होता है, वो होता है द्वंद्व समास। अब द्विगु समास की हम बात करें तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह जो होता है, पहला पद संख्यावाचक तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता है। समस्त पद जो होता है वो समूह का अर्थ देता है, किसी समूह के होने का अर्थ देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बता दूं आपको, तो ये होता है सप्ताह। तो सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिनों का समूह। वहीं हम बात करते हैं चौपाई की, तो 4 पदों का समूह। तो यहाँ पर पहला संख्यावाचक निकलता है और दूसरा होता है पूरा पद जो होता है वो किसी समूह के होने का अर्थ देता है। अब वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आधी अधूरी इच्छा से किया गया कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है। तो इसमें इच्छा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें इच्छा का प्रयोग किया गया है मोह के लिए, ठीक है। और तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, ठीक है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अवैध। और वहीं हम बात करें जो विधि या कानून के मुताबिक हो या फिर जो विधि या कानून के मर्जी से जो हो रहा है उसे क्या कहते हैं, वैध, ठीक है, इसका विलोम वैध। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भयंकर सही का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो भयम धन कर होगा। और इसमें कौन सा संधि जो है यूज हुआ है, तो वो हुआ है व्यंजन संधि। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्ली छत डैश डैश चल रही है। तो यहाँ पर बिल्ली छत पर चल रही है होगा, बिल्ली छत पर चल रही है। बिल्ली छत को चल रही है तो नहीं होगा। वहीं हम बात करें बिल्ली छत से चल रही है, अगर उतर रही होती तो हम से लगा सकते थे, तो यहाँ पर से नहीं होगा। अगर बिल्ली छत में अगर है बोलते तो मैं होता, लेकिन बिल्ली छत पर चढ़ रही है तो पर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, मुहावरा है यहाँ पर, तो अंधे को दिया दिखाना का उचित अर्थ क्या होगा, तो अंधे को दिया दिखाना का उचित अर्थ जो होगा वो होगा व्यर्थ कार्य करना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गद्यांश दिया गया है। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको कुछ आंसर देने हैं। तो यहाँ पर गद्यांश में हमें संदेश मिलता है, तो क्या संदेश मिलता है, तो प्रकृति के निकट रहने का जो है यहाँ पर संदेश मिलता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ आएगा। तो वैसे ये दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि इसको पढ़ने के बाद आंसर देना है। जो सदा व्यापार के नशे में लीन रहते हैं वे यहाँ पर विशाल जगत से पृथक होते जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, ये देख सकते हैं आप, व्यापार नशे में लीन रहते हैं वे धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वभाव और अपनी प्रकृति को नष्ट करके इस विशाल जगत से पृथक होते चले जाते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया है, देखो। और ये देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन, नगरों में निवास का कारण है काम धंधे की आवश्यकता। तो इसी में यहाँ पर आपको मिलेगा आंसर भी। मनुष्य की काम धंधे की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं से हमने नगरों में निवास कर लिया है। तो यहाँ पर दिया गया है काम धंधे की आवश्यकताओं की इच्छा। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो ये भी जो है यहाँ पर गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। तो गद्यांश में मानव का प्राकृतिक निवास स्थान किसे बताया गया है, तो प्रकृति की गोद को ही जो है यहाँ पर मानव का प्राकृतिक निवास स्थान बताया गया है। फल फूल पत्ते चाँद सूरज आदि का कदापि कोई संबंध नहीं है। यह नगर हमें रस से परिपूर्ण प्रकृति की गोदी से छीनकर अपने तपे हुए पेट में डालकर पचा डालते हैं। तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर जो है प्रकृति की गोदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृति की गोदी से छीनकर तपे हुए पेट में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन निवास स्थान बताया गया वो किसे बताया गया, प्रकृति की गोदी को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।